नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन कैसे करें। अब ऑब्जर्वेशन करते वक्त कई लोग फंस गए और उनको समझ नहीं आया। तो इसमें कुछ पतंजलि के सूत्र से कुछ पहले बातें समझना ज़रूरी है। तो समथिंग कॉल्ड एज समयम। सम मतलब न्यूट्रल, यम मतलब कंट्रोल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि संयम जो है वो धारणा, ध्यान और समाधि को मिला के एक कंपोनेंट है जो बनता है, वो है संयम। धारणा मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे वन पॉइंटेड फोकस लगाते हो तो आपने धारण कर लिया। लेकिन धारण करने के बाद यानी देखने के बाद आपका जब इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में माइंड जाएगा, इधर इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर फिर उधर, तो इसको बोलते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, विमुख हो रहे हो। और इसके बाद जब आप लगाए रहते हो एक ही बिंदु पे ध्यान लगाए तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तो धारणा मतलब होता है कि आपने उसको उस पर धारण किया और उसके बाद फिर वो ध्यान में परिवर्तित हो गया। कई लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि आपने पहले ध्यान दिया फिर वो धारण हुआ। तो कोई भी तरीका है, आप ले सकते हैं। इसके बाद सम अधि यानी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है उसी चीज़ में जिस चीज़ में फोकस किया गया है। मतलब वही चीज़ जो है वो उसको वही बन जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई गाना गा रहा है तो वो गाना गाते वक्त भूल गया अपने आप को और टोटली वो गाना बन गया। जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो एज एन एक्टर, तो वो कैरेक्टर, वो जो अभिनेता है वो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर भूल गया और जो कैरेक्टर पकड़ रखा था वही कैरेक्टर, वही किरदार वो बन गया। वो कर नहीं रहा है, वो बन गया। हेज लेदर एक बहुत ही बड़े जोकर हैं, जो बैटमैन में जिन्होंने जोकर का किरदार किया है। वो अपने आप को लॉक कर लेते थे और लॉक करने के बाद वो अपने आप को, ये समझ लीजिए कि लॉक करने के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से उस कैरेक्टर में जाने की प्रोसेस में लगे रहते थे। लॉक किया कमरा और उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं चलाया, फेसबुक नहीं चलाया, बैठ गए, उस कैरेक्टर को पढ़ते रहे, उसमें घुसते रहे, उसकी प्रैक्टिस मिरर में करते रहे। तो प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर कैरेक्टर के बारे में पढ़ भी रहे थे, कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, कैरेक्टर जैसा बात कर रहे थे। जो कैरेक्टर है जिस तरीके से बात करता है वैसे नॉर्मल लाइफ में भी लोगों से बात कर रहे थे। तो कैरेक्टर ही वो बन गया। वो बाद में उनको निकलने में भी दिक्कत हुई थी कि वो कैरेक्टर इतना भयंकर हो गया था कि कैरेक्टर से निकल नहीं पाते थे। वो कैरेक्टर, वो जोकर एक्चुअली में हेथ लेजर जोकर बन गए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ फोकस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ। तो उन्होंने ध्यान दिया, फिर उन्होंने धारण किया। ठीक है, धारण कर लिया, मतलब जैसे बोलते हैं वेश धारण करना, वेशभूषा धारण करना। तो उन्होंने धारण कर लिया। कैसे हुआ? वन पॉइंटेड लेजर फोकस की तरह। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? सुबह आप उठते हो, 2 मिनट के लिए आप चिंतन करते हो अपने करियर के बारे में, फिर 2 मिनट बाद आप मोबाइल निकाल लेते हो, फिर 2 मिनट बाद आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो, फिर यूट्यूब पे कुछ देखने लगते हो, फिर किसी से पंचायत करने लगते हो, फिर रात तक आते आते खाना खाते हो, फिर यहाँ घूमने चले जाते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ये करते, यही कर रहे, यही चल रहा है। तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान जंप ले रहा है चारों डायरेक्शन में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। इसका एक पतंजलि में एक बहुत अच्छा वर्ड भी है, इसके बारे में अभी मैं याद नहीं आ रहा मुझे, मैं थोड़ा सा आपको ढूंढ के बताऊंगा। काफी अच्छा वर्ड था,
मैं भी इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि कौन सा वर्ड वो था। ठीक है, इसका भी एक वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, तो खैर इसको छोड़िए, डिस्ट्रैक्शन समझ लीजिए कि क्या है। विकर्षण भी बोलते हैं, बट विकर्षण इज नॉट द राइट वर्ड। विकर्षण इज लाइक अपोजिट ऑफ आकर्षण। सो व्याकुलता होता है वैसे तो, एक और अच्छा वर्ड है बट याद नहीं आ रहा। तो अभी व्याकुलता बोलते हैं, तो आपका मन व्याकुल है, इधर उधर आपका भाग जाता है। जो आपका ध्यान है वो मरकट यानी जो शिफ्ट है, और उसके चलते आपका जो ध्यान है वो मंकी माइंड हो गया है, इधर उधर भाग रहा है और कहीं से टिक नहीं रहा। तो अगर माइंड एक जगह टिक जाता है तो क्या होता है? माइंड अगर एक जगह टिक जाता है तो वो दीवार में क्रैक कर देगा। दीवार में, जो सामने दीवार है आपके, जो वॉल है, जो दीवार है, उस दीवार में भी वो छेद कर सकता है। इट्स लाइक जस्ट लेजर बीम। तो ये है ध्यान की ताकत। अब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे वो रिवील ना हो, वो रिवील होना ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कुछ एक गाना है, मैं उस गाने में काफी अपना ध्यान लगा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली इतनी ऊर्जा जो है वो अगर नहीं लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं और निकलती है वो ऊर्जा फिर। तो गाना था 30 मार्का का गाना। Once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम थे 30 मार खान। 30 मार खान। टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग 30 मार खान। टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग 30 मार खान। अभी अभी मिली खबर के अनुसार 30 मार खां फिर से पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है। इस बार एक उड़ते हुए प्लेन से। 30 मार खा, 30 मार खा, 30 मार खा। Anyway, catch me if you can, catch me if you can, chase me night and faster than you can. तो I was trying to mimic this voice and तो बहुत, मतलब I have been into this song from last 6 months I guess, and I have, मतलब इसको मैं सुनता जा रहा था, बट धीरे धीरे जब सुनता गया तो ध्यान मेरा बार बार उस पर टिकता गया। जब मैं सुन रहा था ध्यान से मैं उस आवाज को सुनता था। Catch me if you can, catch me if you can, chase me faster than you can, कुछ समथिंग लाइक दैट। लिरिक्स याद नहीं है अभी। ये once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम 33 मार खानों में खान था वो कौन मैन, सुनो सुनो हम 33 मार खान। ये once upon a time in La La Land, सुनो सुनो हम 33 मार खान। तो मैं पूरी आवाज़ें सुन रहा था और इसको सुनते सुनते मैं ध्यान देने लगा इस पे, और मैंने इसको फिर कहा कि मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ। तो अंदर बोला और इसको मैं गाना चाहता हूँ, और धीरे धीरे मैं इसके ऊपर अमल करने लगा। मतलब सुनता रहा। फिर आज ही अभी की बात है, कुछ घंटों पहले की, कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया अपनी वॉइस में और पूरा इसको सुना। फिर एक एक वॉइस को बार बार सुना। 30 मार खां, बार बार सुना। एक एक जो टोनैलिटी थी, जो वोकल्स मॉड्यूलेशन थे, वो एकदम से सुने। और उसके बाद फिर इस गाने को मैंने करने की कोशिश करी। अब यही चीज़ जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं थी। अब ये दूसरा एग्जांपल आ रहा है आपके पास। तो 2016-17 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो एक तुक्का लगा और मेरा जो ट्यूटोरियल वाला चैनल था वो
चलने लगा, काफ़ी लोग आने लगे और चलने लगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी चीज़ पे ध्यान दो तो वो चीज़ आपको वो एकदम से ताला लगा होता है उसमें, और ताला एकदम से खुल जाता है। ताला एकदम से नहीं खुलता, धीरे धीरे वो खुल जाता है, या कह सकते हैं कि वो चीज़ अपने आप को रिवील कर देती है आपको। जैसे आप किसी भी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो जो आपको नहीं फिगर आउट हो रहा है, तो अगर आप उस पर अगर आप ध्यान देते रहो तो आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली वो रिवील कर देती है आपको अपने सामने। ये ऐसा मेरे साथ एक बार मणिपाल में था। मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि मेरे जो ये थे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स था, 5-6 हज़ार का, कोर्सेरा से ख़रीदा था, और मुझे उसका समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, मतलब इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। पर फिर भी मैं बैठा रहा, देखता रहा, फिर ख़त्म हो गई वीडियो, फिर वीडियो चलाया, फिर देखा, फिर ख़त्म हो गई, फिर सो गया, फिर अगले दिन उठा, फिर वीडियो देख रहा हूँ, फिर मतलब मैं पागल हो गया। मैंने कहा साला समझ नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन इसको देखता रहूँगा मैं। ऐसे ही अंदर से मन कर रहा था कि देखता रहो, देखते साला कैसे समझ नहीं आता है। एक दिन, ये तीसरे दिन की बात है, 2 दिन तो ऐसे किया और सो गया। तीसरे दिन की बात है, मैंने वीडियो चलाया और जब मैं बस देख रहा था एकदम से मुझे कुछ क्लिक हुआ और चीज़ें फिगर आउट होने लगी और धीरे धीरे समझ में आ गया वो पूरा का पूरा वीडियो मैंने फिर देखा, फिर समझा, फिर धीरे धीरे समझ में और खुला, फिर पूरा वीडियो समझ में आ गया। मतलब इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि सिर्फ देखने से वो अपने आप ही मेरे माइंड में आ गया। तो ध्यान की पावर इतनी भयंकर होती है कि अगर ध्यान आपका ब्लंट की जगह शार्प हो जाए तो इतना भयानक लेवल पे वो चीज़ आपको प्रस्तुत करता है आपके सामने जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब वो धीरे धीरे क्रैक होने लगेगा उसमें, और जैसे क्रैक होगा आपका ध्यान उसके अंदर चला जाएगा और वो चीज़ दिख जाएगी जो अंदर छुपी हुई है, जो दरार पड़ी है, उस दरार के अंदर जो कुछ भी छुपा हो उस दरार से दिखने लगेगा। यही मेरे साथ ये सब, जैसे अब ये जो मैंने किया है 30 मार खा, ये सब जो गाने मैंने करे हैं, ये सब गाने सोनू निगम जैसे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते इस गाने को, क्योंकि ये रियाज में नहीं आता है, रेगुलर इंडियन क्लासिकल रियाज में नहीं आता ये। कि आप मेरे से पूछो कि शास्त्रीय संगीत की आपने पढ़ाई करी है तो आप सर मुझे ये बता दो कि ये कैसे आएगा जो आपने किया अभी। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ये कैसे आएगा तो मैं आपसे सिर्फ एक ही जवाब है मेरा आपके पास, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, ये रियाज से नहीं आएगा। Catch me if you can, catch me if you can, chase me right and faster than you can. Catch me if you can, catch me if you can, na the farther way you can. तो ये सब जो है ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से आता है, ये सब मेरे अंदर नहीं था। तो मैं ऑब्जर्व करता रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे इसी में ध्यान टिका कर रखना, मुझे ये चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं उसको अटेम्प्ट लिया, फिर उसके बाद ध्यान टिकाया, फिर अटेम्प्ट लिया, फिर उसी में घुसा रहा, पूरे दिन उसी में लगा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आने लगी। मतलब वो चीज़ आने लगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया नौसिखिया कोई संगीत में है वो करेगा तो उसको आ जाएगा। इसमें हियरिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए, तो पहले से ही एक हियरिंग स्किल्स मेरी अच्छी हैं, बट ये रियाज से नहीं आता है, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। इसका कोई रियाज नहीं है, इसका कोई इंडियन क्लासिकल में या शास्त्रीय संगीत में इसका कोई रियाज नहीं है, तो ये आता है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि 2016 में जब मैंने यूट्यूब चालू किया तो तुक्का लगा और वो चैनल चल गया और चैनल काफ़ी बड़ा हो गया, जो मेरा मेन म्यूज़िक चैनल है। फिर 2020 में मैंने उसको छोड़ दिया, बिकॉज लोग आते थे उस चैनल पे, कहते थे आप फेल हो गए, आपने कुछ उखाड़ नहीं पाए ज़िंदगी में, इसलिए छोड़ दिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था ऐसे लोगों से, बिकॉज मैंने उसको छोड़ा ही इसी वजह से था क्योंकि उसमें जो पैसे थे वो आ नहीं रहते। कई लोग जो भी जानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जब 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो आपको 3,000 से 1,500 से 3,000 के बीच में रुपए मिलते हैं। अब 1 लाख व्यूज़ आपको हर वीडियो पे लाने हैं तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। आपको लगता है कि 1 लाख व्यूज़ लाना आसान होता है? और अगर एक में आ गया तो दूसरे में भी आ जाएगा। और अगर मान लो 1 मिलियन लाना है या 2 मिलियन लाना है तो कैसे आएगा वो, है ना? तो 1 मिलियन अगर हर वीडियो पे आपके आता है तो 25,000 रुपये आपको मिलते हैं ऑन एन एवरेज। तो आपको महीने में अगर आपको 1 लाख रुपये कमाने हैं तो आपको 4 वीडियो करने होंगे जो 1 मिलियन को क्रॉस करें। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने गलती से कुछ कंटेंट किया और वो कंटेंट भाग गया उनको, उन्होंने कॉन्शियसली कोई कंटेंट नहीं बनाया। अब ये समझना ज़रूरी है, जैसे ये बड़े जो यूट्यूबर्स जैसे कि भुवन बाम है, ये है वो है, इन्होंने वीडियो डालना चालू किया, लोगों ने इनको पसंद करना चालू कर दिया। ऐसे ही और भी लोगों ने वीडियो डालना चालू किया था लेकिन उनको नहीं पसंद किया, लेकिन उसकी हमें क्वांटिटी नहीं दिखती, हमें सिर्फ चमकता हुआ सितारा दिखता है।
लोग कहते हैं कि देखो उसकी लॉटरी निकली तो हमारी भी निकल आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ जिसकी लॉटरी निकली है वही दिखेगा। मान लो 10 लोग की लॉटरी निकली है तो वही दिखेगा, बाकी के जो लाखों लोग हैं वो तो दिखते ही नहीं है। आप मुझे ये बता दो, आपको अंधकार दिखता है क्या आसमान में? नहीं दिखता, लेकिन आपको स्टार्स दिखते हैं। ऐसे ही आपको बॉलीवुड में स्टार दिखेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि वहां पे 4000 लोग रोज जा रहे हैं। वो आपको नहीं दिखता है, क्योंकि चमकता हुआ सितारा दिखता है और वही दिखता है। वही चीज सुपर स्टार में, वही चीज स्काई के स्टार में, वही स्पेस के स्टार्स में, वही अंतरिक्ष के स्टार्स में भी है। लेकिन अंधकार ज्यादा है वो नहीं दिखता लोगों को। अगर आप ध्यान से देखोगे अपना चश्मा हटा के, अंधकार का चश्मा यानी कंडीशनिंग का चश्मा, तो आप देखोगे कि आपको अंधकार ज्यादा दिखेगा वहां पे कि स्टार ज्यादा दिखेगा? अंधकार ज्यादा है। 98% अंधकार है इस स्पेस में, वो नहीं दिखेगा लोगों को। लोगों को 2% जो स्टार है वो दिखते हैं। हर एक फील्ड में 3 से 4% लोग ऐसे होते हैं जो उसकी पीक पे बैठे होते हैं और उनको देख के तुम चमक रहे हो। उन IAS IPS को देख के चमक रहे हो, उन बैंक की नौकरी, सरकारी नौकरी, वो सब देख के तुम चमक रहे हो, क्योंकि तुम घोंचू हो। तुम्हारे जैसे घोंचू आज तक पैदा नहीं हुआ। और जो तुम्हारे गार्जियन है, मुझे माफी चाहूंगा, वो भी घोंचू हैं तुम्हारे साथ। तो उनके मैं पैर पड़ूंगा, इज्जत करता हूं। और आपके माँ बाप है, मेरे माँ बाप है, दोनों एक ही हैं। लेकिन घोंचू तो घोंचू ही है ना, एट द एंड ऑफ द डे। उसमें घोंचू, उसमें क्या हो जाएगा? तो मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना, अगर बुरा लगा हो कुछ तो, क्योंकि कई लोग सेंसिटिव होते हैं अपने माँ बाप को लेके। तो अगर ऐसा माफ़ लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल उस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो है। तो बाय द वे आपने कुछ शॉट मारा यूट्यूब पे और वो चल गया, और फिर आपने कहा कि मैं तो यूट्यूबर बन गया, मैं तो बहुत बड़ा रॉक स्टार हूँ, मैं तो बहुत बड़ा सुपर स्टार हूँ। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको एल्गोरिथम के बारे में पता हो कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है यूट्यूब का, तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई साहब? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, अगर आप किसी भी चीज पर ध्यान देते हो तो उसमें दरार आ जाएगा, और वो अंदर जो भी छुपा हुआ है खजाना वो आपको दिखने लगेगा। जैसे कि एक दीवार में अंदर खजाना छुपा हुआ है और आपने देखा और दीवार में दरार आ गई और अंदर खजाना एकदम से फैला हो और एकदम से खजाना दिखने लगा। और वो जो खजाना है, अगर वो दिख सकता है तो यूट्यूब एल्गोरिथम क्रैक क्यों नहीं हो सकता? और अगर यूट्यूब एल्गोरिथम क्रैक कर दिया आपने तो उसके क्या रिपरकशंस है? मतलब आप समझ गए कि ये काम कैसे कर रहा है। और अगर किसी चीज को आपने समझ लिया कि इसका स्विच कहां है, काम कैसे कर रहा है, तो अब क्या होगा? तो आपके व्यूज अच्छे आएंगे। मतलब आप जब चाहो तब उसको जिस तरीके से चाहो व्यूज घुमा सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। एग्जैक्टली तो मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे लिए व्यूज की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे फनल्स क्रैक करने थे, और फनल्स क्रैक करने से एक वेबिनार आप करोगे सिर्फ, तो उस पर आपको लाखों रुपए मिल जाते हैं। रादर देन अगर आप यूट्यूब के चक्कर में पड़ोगे, तो आज कुछ और आपने कंटेंट बनाया और लोगों ने देखना बंद कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आए, जो 2016-17 में काफ़ी फेमस थे, आज उनके चैनल पे कोई ट्रैक्शन नहीं है। तो ये जो चलता है ना कंटेंट, कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो, आपका वो कंटेंट आज चल रहा है, वो कंटेंट कल नहीं चलेगा। आप संदीप महेश्वरी के चैनल उठा के देखो, पुराने कितने अच्छे व्यूज़ आते थे उनके। अब देखो कौन देख रहा है? कोई देख रहा? 28 मिलियन व्यूज़ पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं? 5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस ऐसे कंटेंट की जो वैल्यू है वक्त के साथ डिटोरिएट होती जाएगी? तो हर एक कंटेंट जो है वो 4-5 साल तक चलता है, और वो उसके बाद लोग उस टाइप के कंटेंट से बोर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। जैसे बीच में कवर सॉन्ग्स का बड़ा ट्रेंड था, लोग कवर सॉन्ग्स देखते थे, लेकिन अब बताओ कौन देख रहा है कवर सॉन्ग्स? मुझे बता दो। बीच में रिमिक्स गानों का बड़ा ट्रेंड था, ओ लड़की आंख मारे आंख मार, ये कुमार सानू ने पहले गा रखा है। अब बताओ कौन रिमिक्स सुन रहा है? कोई रिमिक्स सुनना पसंद कर रहा है? अब नहीं। अब क्या सुनते हैं लोग?
पुराने या तो सुन रहे हैं, या तो कोई इंडिपेंडेंट सुन रहा है, या तो कोई फॉरेन से कोई गाना आता है वो सुनते हैं, बीच में कोई गाना अच्छा चला जाता है वो सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, अरिजीत सिंह का कोई गाना आ गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एल्गोरिथम का सीक्रेट पता चल गया तो उससे क्या होगा, सीक्रेट नहीं, एल्गोरिथम क्रैक कर लिया आपने, तो उससे क्या होगा, आप वो चीज़ कर सकते। अब मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको क्रैक करने के बाद भी वो जो पर वीडियो पे आपका एजेंडा है वो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए का है, 1 लाख पे 3 हज़ार रुपए। और जो कुछ भी आप जिस भी कंटेंट से आप क्रैक करोगे, मान लो आपने कॉमेडी डाला तो वो प्रैंक डाला, तो प्रैंक हो सकता है 4-5 साल चले, उसके बाद लोग उसको देखना बंद करते हैं। तो कंटेंट आपको चेंज करना पड़ता है हर वक्त के साथ, बिकॉज वो उसमें इट बिकम्स रेड ओशियन, पीपल डोंट लाइक इट एंड देन उसमें ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आप देखोगे अगर हर 3 से 4 साल में यूट्यूब एक मेजर चेंज लेके आता है अपने एल्गोरिथम में। तो अगर आप किसी भी चीज को, अगर आपको ऑब्जर्वेशन आती है तो आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करोगे वो खुल जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। तो एल्गोरिथम पे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है मेरे म्यूजिक चैनल पे, के वर्सेस सोनू निगम, सॉरी अरिजीत सिंह वर्सेस सोनू निगम। उसमें ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने एक वीडियो किया था उसमें 1200 व्यूज थे, अब देखना जाके उसमें, इसमें 10,000 व्यूज हैं। आपको क्या लगता है ये बाय द वे हुआ है, अपने आप हुआ है? ये एक्चुअली मुझे पता था ये होने वाला है, जब मैंने इसको डाला था मुझे पहले ही से पता था होने वाला है, क्योंकि 1,000 व्यूज पे मैंने अपने एक मेरा स्टूडेंट है उसको भेज दिया था वीडियो, मैंने कहा देखो ये 1,000 व्यूज है, इस पे इतना होने वाला है। वो कह रहा अच्छा ठीक है देखेंगे। वो भी शॉक हो गया, कहता ये सर 2 दिन बाद आपने प्रिडिक्शन कैसे कर लिया। मैंने कहा कि एल्गोरिथम क्रैक कर चुका हूँ, करने को तो मैं क्रैक तो मैं एक साल पहले ही कर चुका था, लेकिन करना क्यों नहीं था, क्योंकि मैं किसी और चीज़ में व्यस्त हूँ, अभी अपने एक दूसरे काम में व्यस्त हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इससे पैसे आने नहीं है, तो क्यों क्रैक करके क्या करना बैठ के। इससे ट्रैफिक जनरेट होगा, लेकिन उस ट्रैफिक को अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाओ, अपने वेबिनार तक ना ला पाओ, और वेबिनार में ऐसा सिस्टम और प्रोसेस नहीं बना पाओ कि उस वेबिनार में अगर 500 लोग आए और लास्ट में अगर 10 लोग भी आपको 5,000 रुपए दें, तो आपके पास कितना पैसा बच गया? 50,000 रुपए। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को समझना होगा कि वेबिनार कैसे सिस्टम किस प्रोसेस से जाएगा, और वो करने के लिए एक टाइम लगता है। वो करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिकली अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। कई बार जब आप 10-12 बार 14 बार 1000 बार करोगे, तब जाके आपको एक ऐसा वेबिनार मिलेगा कि हाँ ये वेबिनार में अगर 500 लोग आते हैं तो 50 लोग में से 100 लोग, अगर 500 लोग आते हैं तो इसमें से 4% कन्वर्ट होते हैं। और अगर 4% कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हो गया बताइए? अगर 4% कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 20 से 25 लोग के आसपास शायद कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? जहां तक मेरी मैथ सही है, अगर मैं सही, क्योंकि मेरी मैथ शुरू से कमजोर रही है। let's see ओके, एनीवे मेरा रात में थक चुका हूँ, तो लेट्स इमेजिन, लेट्स से कि 15 लोग कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब उसमें से अगर 5,000 रुपए का कुछ खरीदा उन्होंने, तो कितना हो गया? 75,000 रुपये, जो कि आपने एक वेबिनार से किया। और अगर आप फिर से एक और सेट लेके आते हो तो आपको अलग से फिर से 75,000 रुपये मिलेगा। लेकिन वेबिनार का प्रोसेस एंड सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उस बुक्स को पढ़ के फिर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद पहले दूसरे अटेम्प्ट में वेबिनार काम नहीं करेगा, वो कम से कम 20 से 30 बार काम करेगा। लेकिन ट्रैफिक कहां से लाओगे? ट्रैफिक भी तो चाहिए उसके लिए, ट्रैफिक यानी लोग। अब अगर आप फेसबुक ऐड से खरीदोगे तो आपने 5,000 रुपये, अगर 500 लोगों को आपने फेसबुक ऐड से खरीदा ना, तो एटलीस्ट आपका 5 से 10,000 रुपये लग जाएगा। वो पैसा है नहीं, और अगर है भी तो वो हम 100% में डूबने वाला है, तो उसको अटेम्प्ट्स कैसे लोगे? तो वहां से आप अपने ऑर्गेनिक रीच को बढ़ा सकते हो यूट्यूब से आप। और तो अब मैं यूट्यूब में एक्टिव होना चालू हूं, बिकॉज वो ऑर्गेनिक रीच मुझे चाहिए। तो मैं करने को ये 6 महीने 1 साल पहले ही कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो अगर आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता है ना, आपको अगर एल्गोरिथम के बारे में पता था पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले करने से भी कुछ पैसे नहीं आने वाले थे। मेरा
मकसद यूट्यूब मनी नहीं है। यूट्यूब मनी इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक थिंग यू कैन लिव अपॉन। यू कैन नॉट गेट योर वाइफ प्रेग्नेंट ऑन यूट्यूब मनी। यू कैन नॉट हैव अ बेबी ऑन यूट्यूब मनी। यू कैन नॉट गेट मैरिड ऑन यूट्यूब मनी। यू कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑन यूट्यूब मनी। इफ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑन यूट्यूब मनी, देन यू आर 18 year old, you have your बाप का छत, you have your माँ का खाना around you, and you don't have anybody to say or humiliate you, because you are 18 right now. Who will humiliate you? कौन तुम्हारी बेइज्जती करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन जैसे तुम 25-26 क्रॉस होते हो, उसके बाद तुम्हारे पिछवाड़े पे ऐसा डंडा मारती है ना सोसाइटी, जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर तुमको या तो अगर घर में भी बैठे हो अपने, तो घर वाले खाना देना बंद कर देंगे, कहेंगे भाग साले यहाँ भाग। तो YouTube money was not important for me from 2019-20. Why I am telling you all this is because it is connected to observation only at the end of the day. Let me just get it. Let me just go into this entire explanation. Stay with me. So, why I am doing YouTube right now is because of this. Now, I did a video which had 1200 views, and the next video I did, it has 10,000 views. And let me tell you one thing, sir, that this video will reach 15,000 in maybe, because I am not a god, maybe 6 to 7 days. This will reach in 15,000, and it will cross more also. 6 से 7 दिन में वो 15,000 से ऊपर जाना चाहिए या 20,000 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक फिक्स्ड एंड प्लान्ड काम था जिसमें मैंने काम किया। अब सवाल ये आता है कि एल्गोरिथम जो है वो क्रैक कैसे हुआ। इनफैक्ट एल्गोरिथम क्रैक कैसे हुआ इसको बताने से पहले मुझे एक और भविष्यवाणी आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में के ऊपर करने वाला हूं। जो मेरा चैनल है उसको आपको सबको ऑब्जर्व करना है, बिकॉज अभी जो मेरा द माइंड का चैनल है उस पर भी क्यों नहीं आ रहा, मैं उस पर भी बात करता हूं। लेकिन पहले यहां पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो अभी मेरा एक कुछ वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में, के वर्सेस एवरी सिंगर करके एक वीडियो आएगा। वो वीडियो इससे भी अच्छा जाने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जाएगा का मतलब ये नहीं है कि 100% चला जाएगा, बाद में मेरे ऊपर चिट्ठा मत फाड़ना। लेकिन 95 to 98% मैं आपको प्रोबेबिलिटी दे सकता हूं, क्योंकि ऐसे आप लाइफ में नहीं चल सकते। क्योंकि अभी मैं जस्ट इसको नया कर रहा हूं, तो trying to I know how algorithm works, but algorithm का एक certain part है जो अगर क्लिक नहीं हुआ तो वो वीडियो ज़रूरी नहीं है कि चले। ठीक है, तो ये वीडियो मैं करने वाला हूँ, बट 95% श्योरिटी है मेरे को कि ये वीडियो इससे भी अच्छा जाने वाला है। तो अभी इस वीडियो में ऑलमोस्ट कितने टाइम हो गया? 5 दिन हो गया है। 5 दिन में 10,000 व्यूज़ आए हैं। यानी पहले दिन 1,000 आए थे, दूसरे दिन 3,000 पहुँचे थे, चौथे दिन तक 7-8,000 पहुँचे, तीसरे दिन 7,000, चौथे दिन तक 12,000 8,000 तक पहुँचे, और अब ये 10,000 पे क्रॉस हो चुका है। इसको आपको बारीकी से ऑब्जर्व करना है। 4 से 5 दिन में ये वीडियो मेरा पहुंचा 10,000। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इससे पहले ही 10,000 पहुंच जाएगा, मतलब 5 दिन लगेंगे उसको, शायद 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा वो, मे बी 5 दिन भी लग सकते हैं, बट क्रॉस होगा वो 100%। 10,000 व्यूज के ऊपर जाएगा ही जाएगा वो, और ज्यादा भी जा सकता है। अभी 10,000 व्यूज है, लेकिन अगर मैं ऐसे वीडियोस करता जाऊंगा तो 100% की आगे मैं इसको लाख भी बोल सकता हूं। लेकिन क्योंकि मेरा चैनल डेड पड़ा हुआ था पिछले 3-4 साल से, तो उसको रिवाइव करने में अभी मेरे एल्गोरिथम को मुझे रीट्रेन करना है ना। तो ये मैंने पहले आपको भविष्यवाणी कर दी एक, कि आपको इसको ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है। बताना क्या है मैं खुद ही आपको बता दूंगा। तो यू हैव टू जस्ट डोंट कॉमेंट एनीथिंग ऑन देयर कि आपने सर बोला था कि अब कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट जो भी है मैं बता देता हूँ पहले से ही। Why I am saying all this? Because I have observed
यूट्यूब एल्गोरिथम। मेरा शुरू से फोकस एल्गोरिथम को क्रैक करने में लगा है। मेरा कंटेंट से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं व्यूज कितने चाहिए, सब्सक्राइबर, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये सब चीजें बाई प्रोडक्ट हैं, ये तो आनी अगर एल्गोरिथम क्रैक हो गया तो। और एल्गोरिथम ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रैक ना हो। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज ह्यूमन अटेंशन से ऊपर नहीं है। ह्यूमन अटेंशन से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। इनफैक्ट बुद्धि भी नहीं है, इनफैक्ट नॉलेज भी, इनफैक्ट वेदास भी नहीं है, वेदांत भी नहीं है, कुछ नहीं है। अटेंशन के ऊपर कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ जो आपके पास है, वेद, उपनिषद, ये सब अटेंशन से आए हैं। सातों ग्रहों की पुष्टियां, सातों ग्रहों की डिस्कवरी, खोज, 10,000 साल पहले ये कहना कि हम केंद्र पे हैं, 10,000 साल पहले ये कहना कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, 10,000 साल पहले ये कहना कि 7 दिन नाम हम रखेंगे क्योंकि 7 प्लैनेट्स होते हैं, और 10,000 साल पहले ये कहना कि प्लूटो बेवकूफ है, प्लूटो को हम कंसीडर नहीं करते अपने प्लैनेट में। इनफैक्ट जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस, जो इनर सोलर सिस्टम है, सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस है। नेपच्यून और यूरेनस का तो है ही नहीं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इसकी कोई मूल्यता नहीं है सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। और जहां तक सैटर्न है, जुपिटर है, उसको हम बोलते हैं इनर सोलर सिस्टम। सोमवार चंद्रमा से रिलेटेड, मंगल, मार्स, बुध, आई गेस मरकरी, बृहस्पति, गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, और संडे, सैटरडे यानी शनि, और संडे मतलब सूर्य। अब बताओ। इनफैक्ट राहु और केतु जो है वो जब लूनर का एक साइड यानी चांद का एक साइड हमारी तरफ होता है तो वो राहु बोलते हैं उसको, और चांद का एक और साइड होता है जब हमारे दूसरा बाकी आधा वाला जो साइड हमारी तरफ होता है वो उसको हम केतु बोलते हैं। आप इसके बारे में पढ़ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये राहु, केतु और चंद्रमा ये एक ही है, चांद की पोजीशन से रिलेटेड है। राहु केतु चांद की पोजीशन रिलेटेड। तो जब कोई आदमी ये डिस्कवर कर सकता है, अंकल आंटी घोंचुओं, 5,000 साल, 6,000, 7,000, 8,000 साल पहले कोई आदमी कैसे डिस्कवर हुआ? अटेंशन से। तो क्या अटेंशन मतलब क्या ऊपर आंख खोल के आसमान में देख रहे थे? नहीं, अपने शरीर के अंदर देख रहे थे अंकल। अब इसको थोड़ा सा मिस्टिकल करते हैं। हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 112 चक्र हैं, जिसमें से 7 मेन चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्णिका या मणिपुरिका, वटेवर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, और उसके ऊपर भी 2 और हैं या 1 और है, 2 और है शायद, याद नहीं मेरे को, जो हवा में होते हैं। मणिपुरिका, आई गेस, यस मणिपुरिका, स्वादिष्ठाना पहले, मणिपुरिका, व्हाटएवर। हाँ, पहले स्वादिष्ठाना या ये मैं कंफ्यूज हूं कि मूलाधारा के बाद स्वादिष्ठाना आता है, मणिपुरिका आता है, मैं कंफ्यूज। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बट आई रिमेंबर द नेम ऑफ ईच एंड एवरीबॉडी। उसके अगल बगल जो 2 नाड़ियां होती हैं मेन, वो होती ईडा पिंगला, बीच में होती सुषुम्ना नाड़ी। अगर आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देखेंगे कुंडलिनी वाला, तो उसमें वो जब गट 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 बोलते हैं, गट कट 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 कट, वो ऐसे गोल गोल हो रही थी, तो आप देखोगे कि वो ऐसे सर्कुलर ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गट कट कट कट। तो वो जो चढ़ रहा है ना, वो कहाँ पे चढ़ रहा है? ईडा पिंगला से चढ़ रहा है। वो ऊपर जो एनर्जी चढ़ती है वो ईडा पिंगला है। तो अगर वो जब वो बोलते हैं गट कट कट कट, मतलब वो ठक 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 वो बोलते हैं एक सेक्शन में, वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं अपने हाथ को। तो हमारा क्या नोशन है कि कुंडलिनी सीधा ऐसे चढ़ती होगी, डिग 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 ऊपर की तरफ, मतलब लाइक जस्ट लाइक पानी भर रहा है कोई और ऊपर पानी आ रहा है। नहीं, वो घुमाया उन्होंने,
और वो एग्जैक्टली वैसे ही है, ईडा पिंगाला टक 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 और ऊपर जाता है. तो लाइक दैट ही टोल्ड. यू शुड वॉच कुंडलिनी अवेकनिंग बाय संदीप माहेश्वरी. ही विल टेल यू. Why I'm talking about all these things is like if you start focusing on Agya Chakra, which is the closest chakra you have right now, it will start opening up. Just like the wall crack. जो मैंने अभी बात करी थी ना, दीवार में छेद हो जाएगा, अंदर खजाना दिखने लगता है. Exactly like that. You start focusing on that, it will start opening up. You start focusing on any of the chakra, it will start opening up. बट विशुद्धि और बाकी के चक्रों पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेस जो होता है वो हमारे पास सहस्रार और आज्ञा का होता है. तो इट विल स्टार्ट ओपनिंग अप. व्हाई? अटेंशन. अब जब वो ओपन अप होने लगता है धीरे धीरे, जब वो सहस्रार खुलेगा, आज्ञा खुलेगा, सब कुछ खुलने लगता है धीरे धीरे, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलने लगेगा धीरे धीरे जो आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुलने लगेगा. मतलब क्या? डाइजेशन जो है अगर हो रहा है तो चावल अभी कहाँ है? अंतड़ियों में है, बड़ी अंतरी में है, जो जहां से ये होता है, क्या बोलते हैं आपका, वेस्ट मटेरियल निकलता है, वहां पे अभी चावल है, या चावल आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंतड़ी में है, बड़ी अंतड़ी में है, या फिर आपके स्टमक में है. और चावल अभी तक पिघला कि नहीं, पानी बना कि नहीं, और एसिड कितना निकल रहा है, एक एक चीज आपको पता चलेगी. चावल अब मूव हो रहा है, रोटी अब मूव हो रही है. इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. धीरे धीरे क्या होगा, मच्छर बैठा आके आपको पता चल जाएगा पीछे मच्छर बैठा हुआ है. अभी मैं कुछ दिन पहले, थोड़ा बहुत तो मेरा भी एक्टिवेटेड है, लेकिन मैं उतना नहीं करता हूं इसको जानबूझ के, क्योंकि अगर मैंने उसमें ध्यान, वही ध्यान जो एल्गोरिथम में लगा है, वही ध्यान जो संगीत में लगा हुआ है, वही ध्यान अगर उठा के यहां लगा दें तो यहां अंदर चीजें होने लगेंगी. तो वो ध्यान ध्यान है, ध्यान ध्यान है, लेकिन ये जो आपको मैं बातें कर, जो मेरे पॉडकास्ट सुन के लोग कहते हैं आपकी बातें बड़ी अनोखी और रोचक हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि मेरा ध्यान बहुत अच्छा है. तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका हूँ जो आपको ना SM में मिलेगी, ना आचार्य में मिलेगी, ना सदगुरु में मिलेगी, ना कहीं मिलेगी. आपको जो मेरी बातें हैं वो, और 100% रिलेटेबल बातें हैं ये, ऐसी बातें नहीं हो, ये मेरे एक्सपीरियंस है, ये किसी किताब से नहीं उठा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अटेंशन टिका पा रहा हूँ अपनी एक जगह पे, और मुझे पता है उस अटेंशन की क्या वैल्यू है. ठीक है, मुझे पता है उस अटेंशन की वैल्यू. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आपके पैर में कैंसर हो गया है, अगर आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुला हुआ है तो आप उस कैंसर को सही कर लोगे बैठे बैठे. कोई भी किसी का भी रोग है आप सही कर दोगे. ये धीरे धीरे मिस्टिकल जा रहा है सेशन, बट क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में नहीं है इसकी, मैं इतनी बात नहीं कर सकता इसके बारे में इसकी. इसलिए होता क्या है, जब आप मेडिटेशन ज़्यादा करने लगते हो, साधना जब ज़्यादा करने लगते हो, तो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेंसरी है वो खुलने लगेगा. पहले वही खुलता है, अभी कुंडलिनी नहीं आएगी, वो सब बात की बात है. पहले एक्स्ट्रा सेंसरी खुलेगा. एक्स्ट्रा सेंसरी में आपको, जैसे कि अभी मेरी जो सांस है वो राइट नॉस्ट्रिल से चल रही है, मुझे पता है. ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया. अभी आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप कहोगे यार मुझे नहीं पता कहाँ से चल रही है. क्यों? क्योंकि अभी आपने ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीखा है वहाँ का. तो मुझे अभी पता है कि बिना हाथ लगाए सिर्फ ऐसे करूँगा मुझे पता चल जाएगा राइट से चल रही है. और हर 1 से 1.5-2 घंटे में बदलती रहती है. जब बदल रही होती है मुझे पता चलता बदल रही है, अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ तो. जैसे मैं रात में सो रहा हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे ध्यान, मैं वहाँ पे ध्यान अगर ले जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अब बदलने वाली कुछ देर में, या अब बदल रही है, अब राइट से लेफ्ट आ रही है. इसको नेजल साइकिल बोलते हैं, इसको स्वर बोलते हैं, बायां स्वर दायां स्वर. इसको योग में स्वर बोलते हैं. एक होता है बायां स्वर, एक होता है दायां स्वर, और इसको नेजल साइकिल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर मेडिकल उसमें बोला जाए तो.
तो मेरे पास जब मैं अभी ENT के पास गया रिसेंटली, एक बात है, मेरा नेज़ल पॉलिप्स डेवलप हो रहे थे नाक में, क्योंकि मेरा सिगरेट स्मोकिंग का जो थोड़ा सा बढ़ गया था बीच में, तो नेज़ल पॉलिप्स मेरे डेवलप हो गए, क्योंकि मेरे को सिगरेट इरिटेट करती है मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो बढ़ गया भैया। अब मैं ऐसा कोई वैसा हैवी स्मोकर नहीं हूँ, मतलब एक आध दो हो जाती है कभी कभी, तो उसी की वजह से था, तो हो गया, तो चले गए भैया, गए तो बैठे हुए थे वहाँ पे, तो कहती हैं कि आपके ना नेज़ल पॉलिप्स है। तो फिर समझाने लगी कि देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेज़ल साइकिल, कभी इधर से जब चलती है इधर फूल जाता है, कभी इधर चलती है इधर फूल जाता है। मैंने कहा ये सब आप मेरे को मत बताइए, मुझे पता है नेज़ल साइकिल क्या होता है। मतलब ऐसे बेइज्जती से नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो बता रही थी वो इस सोच से बता रही थी इनको पता तो होगा नहीं, तो उन्होंने चालू यहां से किया बोलते हुए कि आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो, लेकिन हमारे अंदर ये होता है। तो मैंने वहां से उनको बोला, मैंने कहा नहीं मैं ध्यान देता हूं, ऐसा नहीं है मुझे पता है कि नेज़ल साइकिल होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो हाउ टू ऑब्जर्व जब ये क्वेश्चन आता है, तो जब आप क्या बोलते हैं, किसी भी चीज पे ध्यान देना है, तो उस पे अगर आपका ध्यान टिक रहा है तो वो ध्यान होता है धारण। तो धारण अगर हो गया तो ये दूसरी स्टेज होती है ध्यान की, धारण हो गया। अब वहां पे शुरू में जब आप किसी भी चीज पे ध्यान दोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे, इधर माइंड जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, फिर देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, तो धीरे धीरे क्या होता है वो पट से उसी पे फोकस हो जाता है, फिर हटता नहीं है। जैसे एक बार दुर्जॉय दत्ता की एक बुक थी, नाउ दैट यू आर रिच लेट्स फॉल इन लव। बचपन में 17 साल का था तब मैंने मंगाई थी, तो 17-18 साल की उम्र में मैंने काफ़ी नॉवेल्स पढ़ी, मतलब 4-5 नॉवेल्स पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो मेरा एक नॉवेल का जोन चल रहा था, अकेले घर में बैठा रहता था, तो प्यार व्यार को लेके काफ़ी फैंटेसी होती थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं उस वक्त प्यार ढूंढ रहा था, गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था उस वक्त 17-18 की उम्र में, और यही सब लोग कर भी रहे हैं इस समय, जितने भी 17 से 18 वाले सब प्यार ही ढूंढ रहे हैं इस समय। तो मैं उससे बाहर आ गया था, ठीक है, अभी तो आ गया हूँ, बट उस वक्त था ऐसा गलतफहमी। तो दुर्जॉय दत्ता की बुक थी नाउ दैट यू आर रिच, तो बैठे भाई देखने बैठने लगे। 2 बजे वो बुक डिलीवर हुई अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, याद नहीं आ रहा, और मैं जैसे ही बैठा इतना भयंकर मैं हुक हो गया उस बुक से कि रात में 4 बजे तक मैं बुक पढ़ता रहा, सुबह 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। मैंने पहली बार जिंदगी में एक बुक को 12 घंटे में ख़त्म कर दिया, इतनी मतलब वो बुक थी, इतना भयंकर मेरे अंदर वो। और उस समय आज भी मुझे याद है, मेरा 17 साल मतलब कितने हो गए, 13 साल हो गए मेरे को, आज भी मुझे याद है भाई साहब, पहली बार जिंदगी में वो एक्सपीरियंस था कि मेरा इतना भयंकर 1 पॉइंटेड फोकस बोलते हैं इसको, एकाग्रता बोलते हैं इसको, एकाग्र हो गया मेरा माइंड, और इसी को बोलते हैं समाधि। मतलब समाधि का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे आप बैठे हुए हो और आपकी बुद्धि जो है वो उसमें थॉट नहीं है और एकदम से आप जीरो आउट हो गए, वो समाधि भी होती है। लेकिन एक और भी होती है कि जब आप पूरी तरीके से उसमें निरुद्ध हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, तो वो चीज होती है। तो जब कोई चीज पे आप फोकस करते हो तो उसमें रिपल्शन होता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद ऑटोमेटिकली वो होने लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि धारणा बन जाती है, मतलब धारण हो जाता है, यानी फिक्स्ड हो जाता है वो। फिर धीरे धीरे आप वही बन जाते हो, आप पिक्चर में ही चले जाओगे, आप पिक्चर ही बन जाओगे, किरदार ही बन जाओगे। जब वो लड़की रो रही होगी तो आप भी रोगे, लड़का रो रहा होगा तो आप भी रोगे, ऐसा पिक्चरों में होता है। तो मूवीज तो आपका ध्यान छीन लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ध्यान टिकता है तो सिर्फ तमस पे टिकता है अभी आजकल, और कहीं आपका ध्यान टिकता नहीं है। तो इसी वजह से साधना करनी होती है, जिससे आपके अंदर कुछ ऐसे रस क्रिएट हो सके, कुछ ऐसे रसायन निकल सके, जिससे आप अपना ध्यान जो है वो टिका सको उस पर, एक चीज़ पे। अब आगे क्या बात करनी थी इसके बारे में। सो इफ यू आर आस्किंग मी हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू सम साधना, कीप ऑन डूइंग इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. After that you will see that you can at least sit with something for 5 to 10 minutes, not more than that.
Try to fix a point and just observe it. Just observe without any. Don't observe your mind first. Maybe you can observe चिड़िया की आँख or whatever. Maybe you can start with the gross. Maybe you can start with the finer thing, finest. So gross, grosser, grossest. Fine, finer, finest. ऐसे जाएगा. Start with, let's say, start with the brain. Observe the brain. Keep on observing it. Without any intention. Without any motive. Just observe. धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो ध्यान है, पहले तो डिस्ट्रैक्ट इधर उधर भागेगा, ये इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, फिर धीरे धीरे आपका ध्यान एक ही पॉइंट पे टिक जाएगा. और अगर नहीं भी टिक रहा है तो चलने दो जैसे चल रहा है. मैंने क्या बोला? आंखें बंद करो और चुपचाप बस देखते रहो क्या चल रहा है. कहीं जा रहा है जाने दो, नहीं जा रहा मत जाने दो, कहीं चल रहा है कुछ भी चल रहा है, कोई गोल मत रखो, बैठे रहो सिर्फ. Observe your mind. Maybe if some possibility is there, you can bring it to sound of silence, because ultimate goal is that only. Just otherwise just observe, simply observe it. तो धीरे धीरे आप जब साधना करते रहोगे और साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते रहोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ने लगेंगी और ध्यान की एक क्षमता आ जाएगी. उस क्षमता को यूज़ करके आप बाहर ऑब्जर्व कर सकते हो. तो धीरे धीरे आप वक्त बीतता जाएगा, साल बीतते जाएंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाएगी और फाइनली फिर एक पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन पहुंच जाएगी जहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे ध्यान दोगे तो वो चीज़ आपके अंदर आने लगती है या खुलने लगती है या समझ में आने लगता है, या वो जो भी चीज़ उस देखने के लिए चाहिए वो खुलने लगता है. तो जब मैंने एक गाना किया था अभी रिसेंटली, ये 30 मार खां वाला, वंस अपन catch me if you can, catch me if you can, chase me right through after day you can, catch me if 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 you can. Once upon a time in la la line, सुना सुना हम 33. Hey, once upon a time in la la land, सुना सुना हम 33 मार खान, खानों में खानता. तो ये सब मैंने सुना, तो मैं एक्चुअली मेडिटेशन किया, पहले थोड़ा सा साधना किया, फिर मैंने इसको सुनना स्टार्ट किया. तो एक तो ये था. फिर एक और गाना था, ज़ालिबा ऐसे तेरे मेरे ज़ालिबा, रूठा रूठा है ये आसमां. ये वाला गाना मैंने किया. एक्चुअली अभी मैं पिछले 3-4 घंटे से इसी का रियाज कर रहा हूं, इस वजह से मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है. तो एक गाना है सोनियम का, यही वाला, ज़ालिबा जैसे तेरे मेरे साथ, रूठा रूठा है ये आसमां, रूठी रूठी ज़मीं. तो ये गाना सुनने के बाद ये मुझे पता था कि रियाज से तो आएगा नहीं है, ये आवाज़ अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट. So I got this thing. So still there are parts in the song which I have not achieved till now. जैसे कि एक लाइन थी, भूला भूला आसमां, रूठा रूठा शाना, वीरे वीरे. तो ये अभी मुझे इस आवाज में नहीं आ रहा है. भूला भूला आसमां, इसमें नहीं आ रहा है, कोई ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, जो ये भीजे दीने, ये वाला whatever. तो I still have to achieve it, but I know I can do it. So
ना लेट्स से कि अगर आपको कोई बिजनेस में क्रैक करना है और अगर आप कह रहे हो कि यार इसको मैं बिजनेस में कैसे अप्लाई करूं, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो बिजनेस, सुबह उठो बिजनेस, सांस लो तो बिजनेस, शाम को बिजनेस, उसकी बातें करो, ये नहीं कि बातें नहीं करनी है, चुपचाप बैठ जाना है, बातें करो तो बिजनेस, वीडियो देखो तो बिजनेस, बुक पढ़ो तो बिजनेस, ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस का मतलब है सिर्फ जाओ और अटेम्प्ट करते रहो, अभ्यास करते रहो बिजनेस का। नहीं 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 नहीं, आप बात जिस कंटेक्चुअल जो भी चीजें आप कर रहे हो वो बिजनेस कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। तो आप समझ जाओ फिर अब आपकी जिंदगी में कुछ सुधार आने वाला है। मतलब अब बिजनेस की जो दरार है वो खुलेगी और वो सोना अंदर दिखेगा। तो कितना टाइम लग जाएगा अगर ऐसे करते रहे? तो अगर कोई इंसान 12 घंटे बिजनेस पे फोकस रहता है और बाकी 12 घंटे सोता है, खाता है, पीता है, तो मेरे हिसाब से वो 1 से 2 साल में बिजनेस क्रैक कर लेगा। लेकिन अगर कोई इंसान 8 घंटे रहता है तो 3 साल, और अगर इंसान 2 से 3 घंटे एक दिन में रहता है बिजनेस पे फोकस, बाकी का काम जो है दूसरे काम करता है, तो इट विल टेक 6 से 7 साल। अगर आप फुल फोकस हो, 12 घंटे ही आप फोकस हो सकते हो, बाकी तो आपको सोना पड़ेगा, खाना पीना खाना पड़ेगा और नहाना होना पड़ेगा, पॉटी करना पड़ेगा, जो वोटेवर जो भी है। तो 12 घंटे मैक्स तो आप कर पाओगे। तो धीरे धीरे वो जो मोमेंटम है वो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस क्रैक करवा देगा आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चनिंग नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है बिजनेस का, नहीं। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें, एंटरप्रेन्योरशिप की बुक, और वही जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पीछे अपने आप को झोंक देना है। वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ट्रैफिक तो है बट मैं कैसे कन्वर्ट करूं, कैसे अपने वेबिनार में ला के लोगों को ऐसा कुछ बताऊं जिससे वो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, अगर 500 लोग एक वेबिनार में आ रहे हैं, अगर 1000 लोग वेबिनार को रजिस्टर करते हैं, उसमें से 250 लोग वेबिनार में आते हैं और उसमें से अगर 4% लोग सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, यानी अगर आप समझ लीजिए कि कितने हो गए, 4% कितना हो गया आपका, हो गया क्या, ये बड़ा फिर से मुझे फंस गया उसमें, तो 10% 25 हो गया, 5% 15, 12 हो गया, 12.5, हाँ 10 लोग कन्वर्ट होते हैं और 5,000 रुपये आपको देते हैं, कितना हो गया, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये एक वेबिनार से। और अगर हफ्ते में आप 2 वेबिनार करते हो, कितना हो गया, लाख रुपए, ठीक है। तो महीने का कितना हो गया, 4 लाख रुपए। ये तब है जब आपके 1000 लोग आ रहे हैं। सोचो ये अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो तब क्या होगा तब लोग आएंगे 500, तो ये डबल हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा सीधा। 8 लाख महीने का जनरेट कर रहे हो आप। वो 8 लाख उठा के आप कुछ भी अगर मोटा से मोटा म्यूचुअल फंड में डाल दो या एफडी में डाल दो तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो चुकी है ना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आप ऐसा वेबिनार मॉडल क्रिएट करो और उस वेबिनार मॉडल में कन्वर्ट करो। उसके लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बेटा, गुरु अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना तो जिंदगी झंड हो जाएगी। जिंदगी का झंड होना जरूरी ही है। You take hell lot of courses. You take $1,000 का कोर्स, you take $20,000 का कोर्स, you take 1,000 rupees की बुक, you take 200 rupees की बुक, you read thousands of book, you read thousands of courses. If you are not implying na, you will not get the practical knowledge. If you don't imply it, you don't get the practical knowledge. You don't get the practical knowledge, that means 1/2 complete नहीं है, सेमी सर्कल बना है केवल अभी, वो बाकी का सर्कल नहीं बना हुआ है। यहीं पे लोग फंसते हैं। लोग नॉलेज सीख करते हैं लेकिन घोंचू हैं लोग, उनको ये नहीं पता नॉलेज सीख करके तू करेगा क्या और कौन सी नॉलेज सीख कर रहा है। तू केस स्टडी पढ़ रहा है, आपको करना क्या है पहले ये देखो, किस तरीके की नॉलेज चाहिए आपको। तो बिजनेस में टाइम पता है क्यों लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में? क्योंकि एक चीज नहीं है फिगर आउट करने के लिए, बहुत कुछ होता है।
जैसे कॉपी राइटिंग तो आपको आ गई, यानी हुक लिखना आ गया, करना आ गया, लेकिन लेट से आपको ट्रस्ट बनाना नहीं आया, गुडविल बनाना, रैपो बनाना नहीं आया, आपको माइंड के बारे में चीज़ें नहीं पता, आपको फॉलो अप करना नहीं आ रहा है, आपको ब्रांडिंग नहीं पता क्या होती है, आपको मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस नहीं पता है, आपको सेल्स के बारे में नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, आपको ब्लू ओशन नहीं पता, आपको रेड ओशन नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक एक चीज़ फिगर आउट करने में टाइम लगता है। बिकॉज हर एक चीज़ को आप फिगर आउट करोगे, आप समझोगे, फिर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी लोगे। जैसे ब्लू ओशन क्या होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, यानी कुछ ऐसा लाना मार्केट में जो पहले आज तक ना आया हो और उसकी लोगों को नीड भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोसिस 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 चल रहा है, अभी मैं जैसे बात करता हूँ लोग कहते हैं सब बिजनेस सिखाना चालू कर दो, बट लेट्स से कि कोई इंसान कह रहा है कीटोसिस से वेट लूज करो, कीटोसिस से वेट लूज करो, तो अब कीटोसिस पुराना हो गया, तो आप लेके आ गए वाटर फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, तो वाटर फास्टिंग क्या है, ब्लू ओशन हो गया। जैसे टेस्ला है, टेस्ला ब्लू ओशन है, जहां पे हर आदमी अपनी कार को बेटर कर रहा था, वहां पे टेस्ला ने क्या किया, कार को इलेक्ट्रिक कर दिया, यानी कुछ ऐसा ले आए जो पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया उसने। और टेस्ला फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया उसको, मतलब इलेक्ट्रिक कार का मतलब टेस्ला, पानी का मतलब बिस्लेरी, ठीक है। तो ऐसे ही चॉकलेट का मतलब जैसे मान लो कैडबरी हो गया, या फेविकॉल का मतलब गम का मतलब फेविकॉल, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे जो भी आप नाम ले रहे हो ये सब फर्स्ट मूवर थे, कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर थे। तो शॉर्ट वीडियोस का मतलब क्या हुआ, टिकटॉक, लॉन्ग वीडियोस मतलब यूट्यूब। तो ऐसे ही धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ये होता है। बट ये आपने समझा, फिर आपने रेड ओशन समझा, फिर आपने पर्पल ओशन समझा, है ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, पर्पल ओशन स्ट्रैटेजी। तो ऐसे समझते तो फिगर आउट करने में टाइम लगता है, तो वो करते करते इट टेक्स टाइम टू फिगर इट आउट, एंड देन यू ऑब्जर्व इट, एंड यू by observation you understand that theoretical knowledge and practical knowledge is important, and then you go on like that. So if I have to sum up this, how to observe, start by some sadhana first, then maybe you can start with gross, or maybe you can start with the observation of the mind. For example, last इसको conclude करते हैं, देखिए कितना बचा हुआ है। कूल 2 मिनट और है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। कई लोग मेरे से आके बोलते हैं सर मेडिटेशन करते वक्त थॉट्स आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपकी कंप्लेन नहीं है। आपने पता है क्या ऑब्जर्व किया है, पहली बार जिंदगी में माइंड के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया है, माइंड की नॉलेज आपने ऑब्जर्व करी है, एक ऐसी थर्ड लेवल की नॉलेज जो माइंड से माइंड को मिलती है। अभी तक आप बाहर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सर वो इंसान खराब है, वो एक ऑब्जर्वेशन है लेकिन बाहर की दुनिया में, पर पहली बार आपने कहा है कि मेरा थॉट्स नहीं आ रहे, तो अब आपको पता चला कि थॉट्स बहुत आते हैं, इसका मतलब है आपने अंदर ऑब्जर्व किया है कुछ। वैसे ही इसी को बोलते हैं माइंड ऑब्जर्वेशन। तो धीरे धीरे आप माइंड ऑब्जर्व करोगे, इस ऑब्जर्वेशन, जैसे ही ऑब्जर्वेशन आपकी कीन होगी, शार्प होगी, और जितनी ज्यादा शार्प होगी, एक पॉइंट आएगा इतनी शार्प हो जाएगी, किसी भी चीज को देखोगे वो खुल जाएगा। बस वही चीज करनी है और वहीं तक पहुंचना है। थैंक यू, टेक केयर।